चला। गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में सबसे पहले हम जानेंगे कि आधुनिक इतिहास की शुरुआत होती कहाँ से है। आधुनिक इतिहास की शुरुआत ज़्यादातर मानी जाती है फ्लासी, बक्सर और फ्लासी के युद्ध से माना जाता है। तो सबसे पहले भारत में जो है इंग्लैंड, मतलब भारत को इंग्लैंड ने जब गुलाम बनाया उससे पहले भारत में कौन कौन सी कंट्री आई, ठीक है। आखिर इंग्लैंड के आने का कारण क्या था, इंग्लैंड आती है तो क्यों आती है, और सबसे पहले आने पर मतलब उद्देश्य क्या था, ठीक है। इंग्लैंड के अलावा उससे पहले जो कंट्रियां आती हैं, जो देश आता है, उसमें हम एक एक करके पहले पढ़ते हैं कौन कौन से देश आते हैं और किस उद्देश्य से आते हैं, और उससे हमें पता चलेगा कि भारत आने का और देशों का और इंग्लैंड का आने का कारण क्या था। तो सबसे पहले हम यूरोप, ठीक है, यूरोप वासियों का आगमन पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, यूरोप वासियों का आगमन। यूरोप वासियों का भारत आगमन। यूरोप वासियों का भारत आगमन होता क्यों, ठीक है। यूरोप महाद्वीप एक अपने आप में बड़ा महाद्वीप था, ठीक है। जो कि यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप जो इंग्लैंड, ठीक है, पुर्तगाल, डच, वेनिस आदि कंट्रियां वहां पे क्या करती थी, निवास करती थी। तो यूरोप महाद्वीप का कंट्रियों का भारत आने का कारण जो था व्यापार करना। व्यापार करने का मतलब क्या था, व्यापार करने का अर्थ ये था कि यहाँ पर ये मसालों का और सूती वस्त्रों का व्यापार करने के लिए आती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि यूरोप वासी कब आते हैं। यूरोप वासी आते हैं सबसे पहले पुर्तगाल आता है, लेकिन पुर्तगाल आता कब है, तो पुर्तगाल आने की बात करें तो पुर्तगाल में सबसे पहले वास्को डिगामा आते हैं। कई लोगों ने कोशिश किया, वहां के राजा आते हैं, पर मतलब वहां के राजा ने भी कोशिश किया, लेकिन उन्होंने दिशा सूचक यंत्र वगैरह का निर्माण किया और उन्होंने अपना पूरा जीवन क्या किया कि रास्ते की खोज में क्या किया, बिता दिया, ठीक है। वास्को डिगामा आते हैं 1498 में केरल में, ठीक है। जो कि उससे पहले हम बात करते हैं कि वास्को डिगामा आखिर आते कैसे हैं, ठीक है। आने का मतलब क्या है कि समुद्री रास्ते से आते हैं, और समुद्री रास्ते से आने का कारण उनका क्या था। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोप वासियों का आगमन होता क्यों है, उसका कारण क्या है, ठीक है। पहले तो हम बात करते हैं कि 12वीं शताब्दी जो कि बहुत पहले की बात है। 12वीं शताब्दी की बात करें, 12वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी में भारत से व्यापार करने का एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ इटली के पास था उस समय। भारत से व्यापार करने का एकाधिकार का मतलब क्या होता है, ठीक है, व्यापार का एकाधिकार। एकाधिकार किसके पास था, इटली के पास। बात को समझिएगा बहुत आसानी से, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको मैप जानना पड़ेगा, अगर आप मैप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कोशिश करेंगे कि आपको हम थोड़ा सा समझा पाए मैप के सहारे, कि आपको मतलब की चीजें समझ पाए कि इटली से ही एकाधिकार क्यों हुआ 12वीं शताब्दी में। शताब्दी कैसे होता है इस बात को समझिए। शताब्दी आप चुनते कैसे, मतलब समझते कैसे हैं, ठीक है। 12वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी या 21वीं शताब्दी, अभी हम कहते हैं कि जैसे 21वीं शताब्दी चल रहा है। पहले आप इस बात को समझिए कि शताब्दी कैसे आप समझेंगे। जैसे हम बात करें कि 21वीं शताब्दी चल रहा है, तो 21वीं शताब्दी का अर्थ क्या है, हम कहेंगे कि भैया अभी क्या चल रहा है, 2025। क्या चल रहा है, 2025। तो 2025 तो आप कहेंगे सर 20वीं शताब्दी चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। शताब्दी समझने का मतलब क्या होता है, इस बात को आप समझिए। शताब्दी समझने का छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। सपो मान लीजिए कि
किसी बच्चे का बर्थडे है, ठीक है, अगर आप 2025 मान लेते हैं कि हम मई 2025 में आपका बर्थडे है, किसी तारीख को मई में हमने माना कि मई में आपका मान लेते हैं किसी डेट को है, 1 मई को हम मान लिए कि आपका बर्थडे है, और 1 मई को आप क्या हो गए, 1 मई को आप मान लेते हैं हम 18 साल के हो गए, 18 वर्ष, शताब्दी समझिएगा इस बात को, 18 वर्ष के हो गए, ठीक है। अब 1 मई के बाद 1 मई 2025, 1 मई 2025 यहाँ पर 1 मई 2025 को आप क्या हो जाएंगे, 18 वर्ष के हो जाएंगे। तो अब 1 मई 2025 के आगे जब आपका जन्मदिन आगे जाएगा, जन्मदिन के बाद आगे आप जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप जब भी बताएंगे 18 साल बताएंगे, लेकिन आपका चल रहा होता है क्या, 19वां। अगर कोई पूछेगा कि कौन सा साल आपका चल रहा है, कितनी एज हो गई, तो आप बताएंगे 18 साल, लेकिन अगर कोई पूछेगा कि कौन सा साल चल रहा है आपका, ठीक है, तो आप कहेंगे, अगर पूरा दिन पूछेगा तो आप कहेंगे मेरा अगर अगस्त, अभी तो अगस्त चल रहा है, तो हम बात करते हैं, अगर हम महीनों की बात करें तो जून जुलाई अगस्त, तो आप कहेंगे सर हमारा मतलब 18 साल 2 महीने 3 महीने हुए हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से कहते हैं, मतलब 19वां चल रहा है, मान लेते हैं 18 साल 2 महीने हुए, तो आप कहेंगे मेरा 19वां वर्ष चल रहा है। हाँ, बीता नहीं है वो अलग की बात है, बीता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आप यही बताएंगे कि सर मेरा 19वां साल चल रहा है। अब जब कोई पूछेगा कि आप कितने साल के हो गए हैं, तब आप कहेंगे कि हम 18 साल के हो गए हैं, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, 1 मिनट, ठीक है। हाँ चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर 12वीं शताब्दी में जब व्यापार का एकाधिकार सिर्फ इटली के पास था, उसके साथ साथ एक अलग महाद्वीप थी उस समय जो कि अफ्रीका थी, ठीक है। आपको महाद्वीप बहुत ध्यान में रखना होगा, अगर आप महाद्वीप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको बहुत समस्या आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि महाद्वीप, हम महाद्वीप की ही बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर महाद्वीप की कई कंट्रियां आ जाएंगी, तो एक एक कंट्री की भी बात करेंगे, लेकिन वो कौन से महाद्वीप में है इसका आपको बहुत ध्यान में रखना होगा। फिलहाल हम बता देंगे आगे मैपिंग में कौन कहाँ पर है, पहले आप इसको ध्यान से देखें कि 12वीं शताब्दी में जो व्यापार का एकाधिकार था वो सिर्फ इटली के पास था, और उसके बाद एक और महाद्वीप में अरब वासी जो होते हैं उनके पास एकाधिकार होता है, ठीक है। आगे की बात करें अगर हम, तो अब इटली क्या करता है, इटली देखिए, इटली 2 रास्तों से व्यापार करता है, ठीक है, इटली क्या करता है, 2 रास्तों से व्यापार करता है। इटली 2 रास्तों से व्यापार करता है, एक होता है लाल सागर, एक क्या होता है आपका, लाल सागर, ठीक है, एक होता है आपका लाल सागर, एक होता है लाल सागर, और एक होता है फारस की खाड़ी। 2 रास्तों से, कौन कौन से रास्तों से, एक होता है लाल सागर और एक होता है आपका फारस की खाड़ी, ठीक है। लाल सागर से पहले हम एक रास्ते की बात करते हैं कि लाल सागर, और यहाँ पर फारस की खाड़ी। सबसे पहले हम बात करते हैं लाल सागर से ये लाया कहाँ जाता है, लाल सागर से जो सामान ये जाते थे, ठीक है, एशिया वासी से व्यापार करते थे, तो एशिया वासी से लाल सागर के रास्ते ये पहले कहाँ लाते थे, मिस्र लाते थे, कहाँ लाते थे, मिस्र में। तो मिस्र की बात करते हैं यहाँ हम, ये कहाँ लाते थे भैया, मिस्र में। मिस्र के बाद ये अलेक्जेंड्रिया लाते थे, अलेक्जेंड्रिया मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर था, कहाँ लाते थे, अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया मिस्र का जो कि दूसरा सबसे बड़ा शहर था, ठीक है। आई बात समझ में, मिस्र के बाद ये लाते थे कहां पर, अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया लाते थे, और यहां से ये ईरान, सॉरी इटली, और इटली के बाद क्या करते थे ये धीरे धीरे
और यूरोपीय कंट्री में अपना व्यापार करते थे, मतलब अपने सामानों को यूरोप की कंट्री में भेजते थे। अब यहां पर क्या आता है, दूसरा रास्ता जो है क्या है, दूसरा रास्ता है कि एशिया से फारस की खाड़ी, कोई भी सामान जो होता है वो एशिया से कहां लाया जाता है, एशिया से फारस की, ठीक है, एशिया से फारस की खाड़ी, एशिया से फारस की खाड़ी को सामान लाया जाता था, और फारस की खाड़ी से फिर ये आपका फारस की खाड़ी से ये आपका इराक और तुर्की जाता था, कहां पर जाता था, इराक और तुर्की, यहां से इराक और तुर्की, ठीक है, इराक और तुर्की जाता था। फिर इराक और तुर्की से फिर ये इटली जाता था सामान, और इटली जाने के बाद ये फिर यूरोप वासियों में क्या करते थे, अपने सामान और जो थे उनको क्या करते थे, व्यापार करते थे, बेचते थे। तो एक तरह से इटली का एकाधिकार जब था, तो इटली का एकाधिकार होने का मतलब ये है कि पूरा जो फायदा होता था, इटली जब व्यापार करता था तो पूरा का पूरा फायदा इटली को होता था और किसी कंट्री को नहीं होता था, ठीक है, और किसी कंट्री यूरोप वासी में तो किसी कंट्री को नहीं होता था। तो इससे क्या होता है, यूरोप वासियों को जो होता है पैसे भी ज्यादा देने पड़ते थे, सामान भी उनसे क्या होता था, कम मिलता था। तो उस हिसाब से यूरोप वासी क्या करते हैं, यूरोप वासी में पुनर्जागरण का क्या होता है, निर्माण होता है 13वीं शताब्दी में, ठीक है। अगर आप बात करेंगे तो करीब जो मौलिक अधिकार है उसका मैग्ना कार्टा की बात करें अगर हम, तो इंग्लैंड से पहले शुरुआत होता है, ठीक है। आप बात करेंगे अगर संविधान की, तो सबसे पहले संविधान किसका बना था, ब्रिटेन का बना था, जिसको क्या कहते हैं, ब्रिटेन को संविधान की क्या किया कहा जाता है भाई, जननी कहा जाता है, क्योंकि हाँ लिखित संविधान नहीं बना था लेकिन पहले वही बना था, ठीक है, इसलिए ब्रिटेन को संविधान की जननी कहा जाता है, मतलब माता कहा जाता है, ठीक है। और अमेरिका का पहले लिखित संविधान बनता है। तो जब संविधान बनता है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि 13वीं शताब्दी में इंग्लैंड और यूरोप वासियों में क्या होता है, पुनर्जागरण का निर्माण होता है, क्या होता है, पुनर्जागरण का निर्माण होता है। और उनमें क्या होता है, एक अलग से पुनर्जागरण का जो निर्माण होता है, उनमें इच्छा जो जगती है कि हम इटली, पहला चीज इनको यूरोप वासियों का आने का, भारत आने का या एशिया आने का एक ही कारण था, इटली इटली के एकाधिकार को समाप्त करना, इनके एकाधिकार को क्या करना, समाप्त करना। दूसरा कारण यह था कि इटली के एकाधिकार को समाप्त के साथ साथ नए समुद्री रास्तों और मार्गों की क्या करना, खोज करना, नए समुद्री रास्तों और मार्गों की क्या करना, खोज करना, ठीक है। सबसे पहले की बात करें तो जब इन्होंने ये कहा कि इटली क्या है, इटली के मतलब एकाधिकार को तभी समाप्त किया जा सकता है जब आपको व्यापार कहीं और से मिले, या तो आप जो सामान या वस्तु खरीदते हैं या तो खुद जाएं वहां से लेकर आए, या आपके आसपास की कंट्री जाए और लेकर आए, ठीक है। आई बात समझ में यहां पर। तो 1487 ईस्वी में, 1487 ईस्वी की बात करते हैं हम, यहां पर एकाधिकार हो जाता है इनका। तो आपको उम्मीद है ये समझ में आया कि इटली का एकाधिकार था, इटली व्यापार कहां कहां से कर रही थी, ठीक है, और इटली व्यापार करती थी। तो यहां पर क्या करते थे, व्यापार जो इटली करती थी वो व्यापार यहां से मतलब सामानों को कहां बेचती थी, आपके यूरोपीय कंट्री में बेचती थी। अब हम आगे समझेंगे, ठीक है, अब हम आगे समझेंगे कि यूरोप वासियों का आगमन। अब यहां पर क्या होता है, इटली तो एकाधिकार इटली का हम कहते हैं कि अभी चल रहा है, अब यूरोप वासी इसको समाप्त करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है, चलिए।
यूरोप का आगमन, यूरोप का आगमन में सबसे पहले बात करते हैं हम। तो यूरोप का आगमन जब होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि just 1 मिनट, यूरोप का आगमन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ के जो राजा थे, यूरोप के जो राजा थे, तो वो क्या करते, पुर्तगाली राजकुमार जो थे यहाँ के, सॉरी यूरोप के राजा नहीं, सॉरी पुर्तगाल के राजा, पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर्स, हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर, ये जो यहाँ के पुर्तगाल के क्या थे, राजा थे, हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर ये क्या थे, पुर्तगाली राजा थे उस समय, पुर्तगाली, पुर्तगाली राजा, पुर्तगाली राजा होने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सोचा कि इन्होंने अपना पूरा जीवन जो राजकार्य था उन्होंने समुद्री मार्गों की खोज में क्या किया, बिता दिया, समुद्री मार्गों की खोज में बिता दिया। और इन्होंने ही उस समय दिशा सूचक यंत्र का क्या करवाया, निर्माण करवाया। ठीक है, अपने कार्यकाल में, अपने राज्य में इन्होंने क्या किया, दिशा सूचक, दिशा सूचक यंत्र का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। अब दिशा सूचक यंत्र होता क्या है, पहले इस बात को समझिए, क्योंकि कई बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा कि सर दिशा सूचक यंत्र होता क्या है। तो दिशा सूचक यंत्र वो होता है कि उस यंत्र में वो कंपास होता है, हमारा क्या होता है, एक कंपास होता है गोला सा। ठीक है, इस गोले से कंपास में ज्यादातर जो हमारे वायुयान चलाते हैं, पायलट वगैरह, जो उसके बाद क्या करते हैं कि समुद्री यान चलाते हैं या समुद्री रास्ते से, नाव के रास्ते से लंबा रास्ता तय करते हैं, दूरी तय करते हैं, उसमें दिशा सूचक यंत्र का निर्माण मतलब कि यूज किया जाता है। और ये इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि हमें, अगर हम कहीं ऐसी जगह, बहुत समुद्र इतने बड़े हैं कि अगर आप दूर तक चले जाएंगे तो कहीं आसपास भी आपको जमीन नहीं दिखेगी, तो आपको पता कैसे चलेगा आप किस दिशा में है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है कि ये क्या करता है, दिशा को बताना। और इसमें एक दिशा होती है कौन सी, नॉर्थ दिशा। ठीक है, नॉर्थ मतलब उत्तर। ठीक है, इसमें आपको क्या दिख जाएगा, उत्तर दिशा दिखेगी। ठीक है, एक सुई होती है जिसको आप उत्तर दिशा में हमेशा देखते हैं इसमें, तो उत्तर अगर आपको पता चल गया तो आप उसके विपरीत और अगल बगल की दिशाओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो हेनरी द नेविगेटर, हम फिर इसी पर आते हैं कि पुर्तगाली राजकुमार जो थे हेनरी द नेविगेटर्स, अपना जो राज्यकाज का टाइम था उस समय पूरा का पूरा समय इन्होंने कोशिश किया कि हम क्या करेंगे, समुद्री मार्गों के, समुद्री मार्ग के रास्ते से क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, और उसको मतलब सफल बनाने के लिए अपना मतलब पूरा राजकाज क्या किया, इसी में लगा दिया। ठीक है, अब इनके समय में ही अब आते हैं बार्थोलोम्यो, बार्थोलोम्यो। ठीक है, बार्थोलोम्यो, बार्थोलोम्यो। ठीक है, बार्थोलोम्यो आते हैं 1487 में। ठीक है, 1487 में बार्थोलोम्यो शुरुआत करते हैं यात्रा। ठीक है, कहां से, 1487 में बार्थोलोम्यो यात्रा शुरुआत करते हैं। अब थोड़ा सा यहां से ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं ये क्या है, अफ्रीका है। ठीक है, अरे यार बन नहीं रहा है, अफ्रीका। ठीक है, हम मान लेते हैं जो अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है,
तो अफ्रीका महाद्वीप में जो नीचे का पार्ट होता है, नीचे का पार्ट आप इससे समझिएगा, जो नीचे का पार्ट होता है अफ्रीका का, अफ्रीका का जो नीचे का भाग होता है, जब बार्थोलोम्यू ने अपना सफर शुरू करते हैं तो ये समुद्री रास्ते से शुरू करते हैं। अब समुद्री रास्ते से शुरू करते हैं तो अब ये यहां से यूरोप की कंट्री हम मान लेते हैं यहाँ है, ठीक है। अब भारत कहाँ पर है, भारत यहाँ पर है, ये एशिया है पूरा, ठीक है, ये मान लेते हैं हम एशिया है। और यहाँ पर क्या है कि अफ्रीका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अफ्रीका है, ठीक है। और यहाँ पर एशिया वगैरह, सॉरी यूरोप वगैरह है, यहाँ एशिया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपका यूरोप और यहाँ पर आपका अफ्रीका, ठीक है। अब समुद्री मार्गों से शुरू करने का मतलब क्या होता है, ये पुर्तगाली बार्थोलोम्यू क्या करते हैं, यहां से चलना शुरू करते हैं और ये अफ्रीका के दक्षिण वाले भाग पर आते हैं और यहीं से क्या करते हैं, वापस लौट जाते हैं, क्योंकि इनको समझ में नहीं आता है कि हाँ आगे रास्ता और कहां पर जाना है, भारत कैसे पहुंचना है। तो ये क्या करते हैं, यहीं से वापस लौट जाते हैं, यहीं से एक स्थान से वापस ये क्या करते हैं, यहीं से लौट जाते हैं। तो बार्थोलोम्यू जहां से लौटते हैं, ठीक है, बार्थोलोम्यू जहां से लौटते हैं इसका नाम होता है केप ऑफ गुड हैप, केप ऑफ गुड हैप, ठीक है। केप ऑफ गुड होप, ठीक है। इस स्थान का ही नाम होता है क्या, केप ऑफ गुड हैप, ठीक है। अफ्रीका का जो दक्षिणतम बिंदु है उसी को आप क्या कहते हो, अफ्रीका का, ये वापस लौट जाते हैं, ये समुद्री मार्ग की खोज करते हैं, ये समुद्री मार्ग की खोज में जाते हैं, क्या करते हैं, खोज में जाते हैं, जाते हैं, पर ये वापस लौट आते हैं, केप ऑफ गुड होप से वापस, ठीक है। केप ऑफ गुड होप से क्या करते हैं, ये वापस चले आते हैं, ठीक है, वापस चले आते हैं। अब इनके बाद जो प्रयास करते हैं वो कौन होते हैं, कोलंबस, ठीक है। कोलंबस जब शुरुआत करते हैं, ठीक है, कोलंबस जब शुरुआत करते हैं तो कोलंबस क्या करते हैं, कोलंबस, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, इनके बाद जो आते हैं, इनके बाद जो आते हैं वो होते हैं कोलंबस। कोलंबस, ठीक है। इनके बाद केप समुद्री मार्गों की खोज में जाते हैं, केप ऑफ गुड होप से ये क्या करते हैं, वापस चले आते हैं 1487 में। इनके बाद जो आते हैं फिर यूरोप से ही, सॉरी यूरोप से ही मतलब पुर्तगाल से ही फिर एक कोई आता है, ठीक है, जिनका नाम क्या होता है, जिनका नाम क्या होता है, कोलंबस, ठीक है, कोलंबस। कोलंबस 1492 ईस्वी में क्या करते हैं, 1492 ईस्वी में ही कोलंबस क्या करते हैं,
भारत की यात्रा पे निकलते हैं। लेकिन कोलंबस निकलते तो हैं भारत की यात्रा पे, लेकिन ये चले कहाँ जाते हैं? अमेरिका पे। ठीक है, कहाँ चले जाते हैं? अमेरिका। और अमेरिका में कहाँ पर? अमेरिका में आपका वो भी कहाँ पर जाते हैं ये? तो ये जाते हैं कोलंबस अमेरिका के जो वेस्ट इंडीज का एरिया है वहां पर जाते हैं। कहते हैं कोलंबस के ने अमेरिका की क्या की थी? खोज की थी। ठीक है, पहले हम लिख तो देते हैं लेकिन बात करते हैं अमेरिका की खोज। अमेरिका की खोज, अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, यहां पर सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 में की थी। अमेरिका की खोज के लिए ये निकले तो नहीं थे, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि ये भारत की खोज में निकले थे, परंतु ये चले कहां पर जाते हैं? अमेरिका। ठीक है, अब अमेरिका तो ये चले जाते हैं, अमेरिका में कहा चले जाते हैं? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज कोई एक कंट्री नहीं है, वेस्ट इंडीज कई द्वीपों का समूह। वेस्ट इंडीज से आपको तो याद ही होगा, आपको पता ही होगा कि वहां के जो जमैका, जो कि आप जानते हो क्रिस गेल वगैरह, जो भाई क्या कहलाए जाते हैं वो, जो भी हैं लेकिन बहुत अच्छा खेलते हैं, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। तो आप इस बात से समझना कि अमेरिका की खोज किन्होंने की थी? कोलंबस ने। एक बात आपको समझिएगा, किसी व्यक्ति ने किसी कंट्री की खोज नहीं की है। ठीक है, खोज से क्या अर्थ है इस बात को आप समझिए। खोज से क्या अर्थ निकलता है? खोज से ये अर्थ निकलता है कि जो कोलंबस थे या कोलंबस जिस देश के थे उस देश के लोग अमेरिका के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, उस देश के लोग अमेरिका के बारे में नहीं जानते थे। तो इस वजह से जब वो पहली बार, पहले ऐसे व्यक्ति थे अपने कंट्री के जो कि अमेरिका जाते हैं, मतलब किसी भी तरह जाते हैं, चाहे वो समुद्री मार्ग से जाए चाहे हवाई मार्ग से जाए। ठीक है, लेकिन जब वो जाते हैं और जब वो पहली बार इस कंट्री का पता लगाते हैं तो बस ये कहा जाता है कि इन्होंने इसका पता लगाया, मतलब इन्होंने इसका खोज किया। मतलब उनको ज्ञात हुआ, उस कंट्री को ज्ञात हुआ कि यहाँ पर एक कंट्री है, क्या नाम है उसका? अमेरिका। ठीक है, खोज का अर्थ ये होता है। जैसे सपोज करिए कि हम अभी आगे पढ़ेंगे वास्को डी गामा। ठीक है, हम पढ़ते हैं, अच्छा अभी तक ये भी आए ये भी आए, कोई एशिया तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, पुर्तगाली में एशिया तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, एशिया तक पहुंचने का कारण है कि इनको समुद्री मार्ग से आ जरूर रहे हैं लेकिन ये भटक जा रहे हैं। तो पहला वो व्यक्ति होता है, जैसे अभी हम कहें बताएंगे, जैसे खोज की बात कर रहे हैं तो अभी हम इसके आगे जाएंगे तो फिर हम कहेंगे सर जो वास्को डी गामा था, में कब आता है? 1498 में। 90 दिन की समुद्री यात्रा करने के बाद, कितने दिनों की यात्रा करने के बाद? 90 दिन की समुद्री यात्रा करने के बाद ये आता है 1498 में। ठीक है, भारत। कहां पर आता है? भारत। ठीक है, भारत आता है। ठीक है, अब भारत तो आता है। ठीक है, सॉरी, भारत 1498 में ये भारत आता है। ठीक है, भारत आने के बाद होता क्या है कि अब ये क्या आपको मिलेगा, बुक में मिलेगा और जगह पे मिलेगा कि वास्को डी गामा ने किसकी खोज की है? वास्को डी गामा ने, कहा जाता है कि भारत की खोज की है। भारत की खोज की है। कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है। अब ये बताइए मुझे, 1498 में भारत की खोज की थी, अब यहां पर तो पुनर्जागरण का निर्माण हो गया। अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत और जब यहाँ पे पुनर्जागरण चल रहा था, ठीक है, जब यहाँ पर पुनर्जागरण चल रहा था तो आपको याद होगा यहाँ 1498 में, अभी तो वास्को डी गामा आया है, अभी कोई और आएंगे, धीरे धीरे सब लोग आएंगे। तो इस दौरान यहाँ पर दिल्ली सल्तनत चल रही थी। ठीक है,
1426 वगैरह में पानीपत का युद्ध होता है। भारत जब यहाँ पर पुनर्जागरण का काल चल रहा था, लोगों में परिवर्तन हो रहा था, ठीक है, तो भारत में क्या चल रहा था, मध्यकालीन चल रहा था। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और फिर वहां से मुगल काल शुरुआत हो जाता है, मतलब बाबर अपना राज्य संभालता है और बाबर का राज्य चलता है, ठीक है, मुगल काल वहां से प्रारंभ हो जाता है। अब मुगल काल प्रारंभ हो जाता है, इसका मतलब भारत अभी मध्यकालीन में है। अभी भारत अभी किसमें है, मध्यकालीन में। और यहाँ पर पुनर्जागरण की शुरुआत हो चुकी है, यहाँ दिशा सूचक यंत्र वगैरह शुरू हो गए, ये सब चीजें शुरू हो गई हैं, लोग आना जाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। इस वजह से अगर बात करें तो अब यहाँ पर आपने कहा वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तो आपको क्या ये सही लगता है? आप अपने हिसाब से सोचो, किताबें पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता। बात यह है कि किताबों ने लिख दिया अलग की बात है, सही बात यह है कि अगर हमने कह दी कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, तो भाई सिंधु सभ्यता फिर क्या था, ठीक है। भारत पहली बार तो इनको मतलब कि पहली बार तो आया नहीं थे, हमारे यहाँ तो पुरानी परंपरा है, पुरानी चीजें हैं, पहले से ही चलती आ रही हैं। तो हमने सिंधु सभ्यता पढ़ा हुआ है, फिर उसके बाद हमने और चीजें पढ़ी हुई इधर, ठीक है। तो आप सिंधु सभ्यता पढ़ते हो, मौर्य काल पढ़ते हो, ठीक है, उससे पहले आप बौद्ध धर्म पढ़ते हो, ठीक है, जैन धर्म पढ़ते हो, तो मतलब हर्ष वगैरह को पढ़ते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे दक्षिण भारत के कई इतिहास है, तो भाई वो बहुत पहले हुए थे, ठीक है। कासिम ओसिम के बारे में पढ़ना है, गजनवी गोरी के बारे में पढ़ना है, तो ये सब बहुत पहले हो जाता है। इसका मतलब था भारत पहले से, हाँ, लेकिन बस ये है कि वास्को डी गामा जो पुर्तगाली यात्री था, ठीक है, जो 90 दिन का सफर करके आता है पहली बार भारत, तो वो क्या करता है भाई, ये कहता है, मतलब उनको नहीं पता था कि यहाँ पर कोई एक कंट्री रहती है जिसका नाम है भारत, ठीक है, क्योंकि इनके जगह व्यापार इटली से होता था डायरेक्टली, ना कि भारत से या एशिया के किसी देश से, ठीक है। पुर्तगाल में व्यापार पहले होता था 13वीं 12वीं शताब्दी वगैरह में इटली से होता था, ना कि इनका व्यापार जो होता था सीधा का सीधा भारत से या एशिया के किसी कंट्री से होता था, तो इनको पता ही नहीं था, ठीक है। तो जब ये पहली बार भारत पहुंचते हैं तो इनको ये पता चलता है कि भारत भी क्या है, एक कंट्री है, ठीक है। अब हम इसके आगे कल पढ़ेंगे कि जब वास्को डी गामा आता है तो उनका उद्देश्य क्या होता है, पुर्तगाली कंपनियों का आगमन और धीरे धीरे कैसे होता है। थैंक यू।